अनमोल है ये जीवन, खुशी और सब्र की कला सीख लो। मुश्किलें तो यूं ही गुजर जाएंगे, खुद पर भरोसा रखने का हुनर सीख लो। नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा प्रमाणिक। अक्सर जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते रहते हैं और इन समस्याओं के साथ उनके समाधान भी होते हैं। जब जीवन में जटिलताएं घिरने लगती है तब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और कई बार हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से अपने विश्वास को कायम रख सकते हैं, इन सारे विषयों पर आज हम हमारे इस अंक में चर्चा करेंगे। जैसे कि हर वर्ष 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, तो इस दिन को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस अंक में हम मानव जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर प्रियंका यादव। आप असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन हैं और आप एएनएम्स में कार्यरत हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर टीवी के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है और अब आप हमसे टीवी के अलावा सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया एक्स हैंडल से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि ये मानसिक स्वास्थ्य या कहे मेंटल हेल्थ, ये होती क्या है और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है? जी, मानसिक स्वास्थ्य जो है हमारे ओवरऑल जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। मगर हम कहेंगे कि कोई इंसान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है अगर वो मानसिक रूप से थोड़ा भी कमज़ोर है, तो वो भी स्वास्थ्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई मानसिक बीमारी ना हो, बल्कि ओवरऑल जो इमोशनल, साइको सोशल ये सारे वेलबींग होते हैं, कल्चरल, ये जब होता है तब मानसिक रूप से स्वस्थ होता है इंसान। और जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है उसी पे निर्भर करता है। वो ये अहम इसलिए क्योंकि उस पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम दूसरों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से हम स्ट्रेस हैंडल करते हैं। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो हम किस तरह से हैंडल करते हैं, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे निर्भर करता है। तो ये हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जी। तो दर्शकों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है और जैसे कि हमने कहा कि आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम मेंटल हेल्थ के विषय पर बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या कोई प्रश्न या संदेह हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे कि हमारे जो रोज़मर्रा की जीवन है, इसमें कई बार हम कुछ कार्य करते हैं जिस पे हम सफल हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और विफल होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो क्या हम इसे भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देख सकते हैं? काफ़ी हद तक इमोशनल रिएक्शन जो हमारा होता है, खुश होना या किसी चीज़ पे दुखी होना, वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का, हम हमारे मानसिक हमारे मन का मतलब। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जब कुछ घटनाएं होती हैं जीवन में या कुछ असफलता मिलती है तो दुखी होना बिल्कुल जायज़ है। मगर उस दुख से या उस कोई भी सिचुएशन से हम किस तरह से जूझते हैं, उससे कितनी जल्दी उभर पाते हैं, उससे कितनी जल्दी निकल पाते हैं, उसको कितना पॉजिटिवली हैंडल कर पाते हैं, उस पे ज़रूर हमारा मानसिक स्वास्थ्य पे निर्भर करता है। अच्छा जी। तो डॉक्टर प्रियंका, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा या बुरा होना बेसिकली किन चीज़ों पर निर्भर होता है? कई चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो कई बीमारियों में देखा गया है कि जेनेटिक
का बहुत बड़ा रोल है। जो फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के माता पिता में कोई मानसिक बीमारी की हिस्ट्री है तो वो ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चों में भी होने के खतरा ज़्यादा रहता है बाकी लोगों के मुकाबले। फिर आप जिन तरह के एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हो, जिन तरह के एनवायरनमेंट में पल रहे हो, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, सोशल जो सर्कल है आपका, जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ पे किस तरह की प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, कितना लोग आसपास में कितना घुल मिल के रह रहे हैं, या कैसे वैल्यूज़ को महत्व दिए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। एनवायरमेंटल, इवन कई बार होता है कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बार बार भूकंप आना या बार बार ऐसे कुछ सुनामी आ जाना, ऐसा कुछ हो, या फिर ऐसे कोई भी सूखा पड़ जाना, जो नेचुरल जो कैलामिटीज़, डिज़ास्टर्स जो होते हैं वो भी अगर बार बार होते हैं तो वहाँ पे भी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो किसी इंसान के मानसिक स्वास्थ्य को डिपेक्ट कर सकती है। जी, तो जैसे कि हमने बात की थी कि हर साल हम 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, तो इस दिन को इतने बड़े स्तर पे मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ने लगी है? ये 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ है, उन्होंने पहली बार 1992 में 10 अक्टूबर को डिसाइड किया था इस दिवस को मनाने का। और यही कारण है क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद, इतने जतन किए जा रहे हैं कि हम लोगों में इसके प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ाएं, फिर भी आज के दिन में इसको उतनी महत्वता नहीं मिल रही है। तो यही वजह थी मेंटल हेल्थ डे मनाने की, जिसको WHO भी सपोर्ट करता है। WHO की सहायता से यह हर साल मनाया जाता है। हर साल कोशिश रहती है कि हम और बेहतर करें वर्ल्ड वाइड या हर कंट्री में मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने का। जी जी। तो जैसे अभी भी आपने कहा कि इतनी कोशिशों के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं हमें जागरूकता की कमी दिख रही है, महसूस हो रही है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में पूरे दुनिया में और साथ ही साथ हमारे द्वीपों में इस मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितना देखा जा रहा है, किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? जी, वर्ल्ड वाइड यूँ कह लीजिए करीबन 100 करोड़ लोग जो हैं किसी न किसी दिमागी असंतुलन से पीड़ित हैं। जी। और ये भी देखा गया है कि जो लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनमें जितने लोग मानसिक रूप से बीमार हैं या अस्वस्थ हैं कह लें, उनमें से कम 75% अपना इलाज नहीं करा रहे। अच्छा। या तो उनको पता नहीं है, या उनकी जांच नहीं हुई है, या फिर वो इलाज करा नहीं पा रहे, या फिर स्टिग्मा की वजह से, जिसको इसको एक कलंक माना जाता है, इस वजह से इलाज नहीं लेते हैं। चाहे बहुत सारी वजहें हैं, तो इन वजह से 75% लोग ऐसे देशों में अपना इलाज भी नहीं कराते। फिर ऐसा भी माना जाता है कि हर 40 सेकंड में एक इंसान आत्महत्या करता है। अच्छा। और मतलब कई सारी बीमारियां हैं। नशा भी बहुत बड़ा एक बहुत ज़्यादा होने लगा है, नशे का सेवन जो लोग करने लगे हैं। हम इंडिया की जहाँ तक बात करें तो 2015-16 में एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, जो पहला था अपने काइंड का। तो वो 12 स्टेट्स में किया गया था। तो उससे हम लोगों को पता लगा कि करीबन इंडिया में 10.6% लोगों में कुछ ना कुछ मानसिक रूप से वो लोग अस्वस्थ हैं। मगर ये सर्वे बहुत एक तो छोटे लेवल पे किया गया था, प्लस अंडर रिपोर्टिंग बहुत होती है स्टिग्मा के कारण। तो ये आंकड़ा कितना सही है कितना नहीं ये नहीं पता। तो अभी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे दो चल रहा है, जो सारे स्टेट्स में और सारे यूनियन टेरिटरीज में किया जा रहा है। तो अभी हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमें सही आंकड़ा पता लगेगा कि इंडिया में क्या स्टेटस है। उसी तरह अंडमान में देखा जाए तो अभी नंबर्स पे काम करना बाकी है, नंबर्स पे काम चल रहा है। बट ये कहें कि यहाँ पे इंडिया में जितने भी स्टेट्स में सुसाइड ज़्यादा होते हैं, अंडमान में काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे नशे का सेवन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जी। तो मैं अपने दर्शकों के लिए एक और बार दोहराना चाहूँगी कि ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है और आज हम एक बहुत विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो या कोई प्रश्न हो मन में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है।
तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे हर साल हम इस दिन को एक थीम के आधार पर मनाते हैं, तो इस साल की क्या थीम रही है और क्या थीम होने वाली है, और साथ ही इस थीम की महत्वता क्या होगी, इसके बारे में हमें बताएं। जी, इस साल का थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल राइट, यानी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एक सार्वभौमिक अधिकार है, हर अच्छा। इंसान का अधिकार है। क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि मानसिक रूप से जो लोग अस्वस्थ होते हैं उनको कई भेदभाव का सामना करना पड़ता है। प्लस जैसा मैंने अभी कहा कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 75% लोगों का इलाज ही नहीं हो पा रहा। तो ये जो गैप है, ये जो भेदभाव हो रहा है इलाज करने में, या कई बार ऐसे होता है कि जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं उनको अपनी नौकरी खोनी पड़ती है, उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, बुली किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हटाने के लिए कि हर कोई अपने मानसिक स्वास्थ्य को अपने स्वास्थ्य की जांच करा सके और उसका सही इलाज समय पे करा सके, ये हर इंसान का अधिकार होना चाहिए। और ये इस पे निर्भर ना करे कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, गरीब से गरीब इंसान हो चाहे जैसे भी किसी भी वर्ग के लोग हों, सबको ये अधिकार बराबर मिलना चाहिए। तो इसी चीज़ पे इस साल फोकस किया गया है। अच्छा, जी तो डॉक्टर प्रियंका, हम ग्रीन कलर का रिबन भी लगाए हुए हैं, जी तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस रंग का और इस रंग का महत्व क्या है। जी, ग्रीन कलर जो है इसे एक शांति का, स्थिरता का, ट्रैंक्विलिटी, पीस, इनका सिंबल देखा गया है कि ग्रीन कलर इनको सिंबलाइज करता है। जी। तो इसीलिए इसको मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ा गया है ग्रीन कलर का रिबन, यही कि हम एक हमारे अंदर एक ठहराव आए, एक स्थिरता आए और मजबूती आए कि हम इस बीमारी से लड़ सकें। जी। जी तो जैसे आपने कहा कि आज लगभग कई लाखों में जो लोग हैं वो मानसिक स्थिति, किसी ना किसी तरह की मेंटल हेल्थ इलनेस से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक अच्छा मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए व्यक्ति को किस किस तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियां तो बहुत हैं। पहली बात तो सबसे पहले खुद को ही ये एहसास नहीं होता कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, खुद को ही नहीं पता कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बार फैमिलीज़ में देखते हैं कि कोई टीनेज बच्चा है अगर, तो उनके जो मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनको नहीं समझ पाते जो पुराने ज़माने के लोग हैं, क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं है तो वो समझ नहीं पाते। तो कहते हैं कि हमने तो ये सब देखा ही नहीं, हम तो ऐसे ही बड़े हो गए। तो वो एक जागरूकता नहीं है सबसे पहली बात। फिर खुद के लिए भी जागरूकता नहीं है कि हम अगर जैसे मानते हैं कोई लोग डिप्रेशन में ज़्यादा सोने लग जाते हैं या फिर मोटिवेशन की कमी आ जाती है, तो ऐसा कहते हैं कि अच्छा ये तो आलसी हो गया है, पर वो एक डिप्रेशन का छुपा हुआ साइन हो सकता है। अच्छा। तो ये जागरूकता नहीं है। दूसरा, कई सदियों से चलता आ रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम एक कलंक की तरह देखते हैं। जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या थेरेपी कराते हैं उनको हम कहते हैं पागल है। एक वो ये जो पागल वर्ड बहुत जोड़ दिया गया है, तो फिर लोगों को डर लगता है कि हमें जज किया जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें लोग समाज में नीचे नज़र से देखेंगे। तो ये सारे कई सारे चैलेंजेस हैं जो जिससे हम अभी भी जूझ रहे हैं, हमारा समाज अभी भी जूझ रहा है। और इसी वजह से हम चाह के भी कई बार तो पता ही नहीं होता और कई बार पता होने के बावजूद लोग इलाज नहीं करा पाते। अच्छा, तो डॉक्टर प्रियंका, इन सारे विषयों पर आज हमारे इस अंक में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस शो के माध्यम से जागरूक कर सकें। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि कई तरह की वजह होती है, कई तरह की हताशा होती है व्यक्ति में, और जिसके वजह से जो है उन्हें मानसिक तनाव जैसी समस्या आती है, लेकिन हर किसी का उस सिचुएशन पे रिएक्ट करना भी डिफरेंट होता है। तो ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वो हर एक व्यक्ति में एक ही समान की होती है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस हो सकती है? बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कोई भी एक सिचुएशन पे किसी भी दो इंसान का एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता। जी। तो वो निर्भर करता है कि
उस इंसान का अपना कोपिंग मैकेनिज्म कि कुछ कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं जो हम लाइफ में अगर कभी भी कोई बुरा समय आता है, कुछ दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो हम उससे उभरने के लिए, उससे जूझने के लिए क्या क्या अपना बनाया हुआ है हमने, हमारा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कई चीज़ों पे निर्भर करता है ये तो। और जैसा मैंने कहा कि फैमिली हिस्ट्री, जिन लोगों के माता पिता में अगर कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है कोई मानसिक अस्वस्थ होने की, तो उन बच्चों में ज़्यादा देखा गया है कि बिना कारणवश भी छोटा सा स्ट्रेस होगा तो उनमें डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो या बिना कारण के भी उनके पास सारे कारण होंगे खुश रहने की, फिर भी वो डिप्रेशन में जाएंगे क्योंकि वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर जेनेटिक है तो आप उससे ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये कुल मिला के हर चीज़ का वो होता है, इस पे कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप अपने आप को सही रखते हैं, अपना सिस्टम अच्छा सा बनाते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म, अपना इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, आप हेल्प सीख करते हैं, अपने आप को जागरूक रखते हैं, तो आप बेहतर जूझ पाते हैं इन चीज़ों से। तो मेंटल इलनेस की सिवियरिटी भी इसी प्रकार, कई तरह के मेंटल इलनेस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म से होते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन ले लें, तो और कुछ होते हैं कि अगर आपको कोई लंबी बीमारी है, जैसे स्ट्रोक हो गया, कोई ब्रेन के किसी हिस्से में अगर जो हमारे मेंटल या बिहेवियरल उस पर ब्रेन का हिस्सा जो डिसाइड करता है, अगर उस जगह पे स्ट्रोक हो गया है तो उस वजह से भी हो सकता है। कई जैसे थायराइड की अगर कमी हो, थायराइड की कमी से डिप्रेशन हो सकता है, तो ये मेडिकल कंडीशंस पे भी निर्भर करता है। फिर कुछ होते हैं जिन पे हमारा वश नहीं होता, जो साइकोटिक, न्यूरोटिक, वो जो बिहेवियर होते हैं वो हो जाता है। फिर जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया होता है, और इसमें जेनेटिक का भी बहुत बड़ा रोल देखा गया है। तो कई सारे कारण होते हैं, तो हर इंसान में ये अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट करता है। जी। जी। लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि लोग जो है स्ट्रेस को ही मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके एक मुख्य वजह समझते हैं। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि स्ट्रेस की हमारे मानसिक जो स्वास्थ्य है इसको ठीक रखने में कैसी भूमिका होती है, ये कितना प्रभावित करता है? बहुत प्रभावित करता है, खास तौर पे आज के समय में, क्योंकि पहले लोग कम होते थे, कंपटीशन कम होता था, तो सब अपने दुनिया में खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे। अब इतनी ज़्यादा कंपटीशन वाली फीलिंग बढ़ गई है। बचपन से जब हम पुराने ज़माने में लोग शायद 12th में ट्यूशन ले लेते थे, अब तो छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन लेने लग गए हैं। तो वो जो कंपटीशन वाला स्ट्रेस है, जो वर्क प्लेस में कंपटीशन का स्ट्रेस है, इतने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आ गए हैं, जॉब की कमी है, और तो हर तरह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है हमारे जीवन में, और लाइफ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उस स्ट्रेस को हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम उस स्ट्रेस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो वो कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर वो खोखला करता जाता है, और एक दिन मतलब बिल्कुल हम टूट जाते हैं जब हम उसको बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस को हम सही समय पे हैंडल करें, तो उससे भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत इफ़ेक्ट होता है। स्ट्रेस तो है ही, प्लस उस स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल करें वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जी। तो ये जो स्ट्रेस होती है इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्यक्ति में किसी प्रकार की तनाव देखने को मिल रही है, या खुद में भी हम कैसे समझ सकते हैं कि शायद अब मेरा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें ज़रा सी गड़बड़ी दिख रही है। तो इसके लिए हम किस तरह के साइंस या सिम्टम्स के चीज़ों को देख सकते हैं? जी, जब लगे कि मतलब बार बार चिड़चिड़ापन हो रहा है, या मूड ख़राब हो रहा है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, या आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, नींद में गड़बड़ होती है, खाना पीना उल्टा सीधा हो जाता है, रूटीन गड़बड़ हो जाता है, जो आम तौर पे आपको जो चीज़ें पसंद आती हैं वो आपको नहीं पसंद आ रही हैं, और हर मानसिक बीमारी का जो है अलग अलग सिम्टम है। बट ओवरऑल जनरली यही देखा गया है कि हम आपसी रिश्ते जो होते हैं हमारे, उसमें हमारा ठीक से हम बना के नहीं रख पाते हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगती हैं, या
हम बार बार ऐसे वैलिडेशन सीख करते हैं कि मतलब हमको अपना सेल्फ एस्टीम लो हो जाता जी। है, तो हमको घबराहट होने लगती है, बार बार बहुत ज़्यादा चिंता होती है, कई सारे ऐसे होते हैं। तो अब जैसे कोई नशे का सेवन कर रहा है, अगर हम आसपास देखें तो ये लगेगा आंखें लाल होंगी, या बार बार वर्क से एब्सेंट होना, स्कूल से एब्सेंट होना, आपको सुइयों के निशान दिखेंगे अगर कोई आईवी ड्रग यूज़ कर रहा है। जी। तो हर मानसिक बीमारी का अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, बट ओवरऑल ये देखा गया है कि आप अगर कुछ थोड़ा सा बदलाव देखें कि आप ये इंसान अपने जैसा नहीं है, ये जो पहले जैसा बिहेव करा था वैसा नहीं है, थोड़ा अलग हो गया है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, बात बात पे गुस्सा आ रहा है, और खाना पीना, वो नींद गड़बड़ हो गई है, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जी। जी। तो वैसे जनरली क्या ऐसे कोई वर्ग है या ऐसे लोग हैं जिनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत इजीली डिस्टर्ब हो सकती है? हर वर्ग पे, हर ग्रुप में ये मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट करता है। हर मेंटल इलनेस का अलग अलग ग्रुप होता है, बट आम तौर पे सबसे छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग जो होते हैं, इनको हम वल्नरेबल पॉपुलेशन मानते हैं हर बीमारी के लिए, ना सिर्फ मानसिक बीमारियों के लिए, हर बीमारी के लिए हम इनको वल्नरेबल पॉपुलेशन मानते हैं। खास करके बच्चों में, क्योंकि वो एक इतना नाजुक समय होता है ना, बढ़ने का समय, बहुत इम्प्रेशनेबल एज होती है। जी। तो वो बच्चे आपको देख के, आपका सुन के, आसपास से सीखते हैं, वो नया अपना वैल्यू सिस्टम, अपनी पर्सनालिटी, अपना थॉट प्रोसेस सब बना रहे होते हैं। तो उस वक्त पे उनके साथ जो भी होता है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आजकल ख़ास तौर पे स्कूल में बुलिंग का और ये सब बहुत, जो लोग ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं उनको हरास करने का, बुली करने का, तो ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है जो आगे चल के भी लाइफ की क्वालिटी पे असर डालता है। उसी तरह बुज़ुर्ग हमारे हैं, जो बुज़ुर्ग पॉपुलेशन में कई बार लगता है कि अगर उनमें डिप्रेशन का साइन आ रहा है तो सब ऐसे कह के उसको छोड़ देते हैं कि हाँ ये तो उम्र हो गए हैं, तो उसके वजह से तो होता ही है ये ऐसा, तो उनका भी सही समय पे इलाज नहीं होता। तो ये दो वर्ग हैं। बाकी आजकल देखा गया किशोर अवस्था सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि जो नशे का सेवन है, सुसाइड रेट है, ये सारी चीज़ें ये 15 से 35 साल का जो ये है इसमें ज़्यादा बढ़ गया है। फिर और ऐसा भी है, जैसे जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, सफल नहीं होते, असफल कोशिश करते हैं, वो महिलाओं में ज़्यादा पाया गया है। बट जो लोग सफल हो जाते हैं, जिन सुसाइड के कारण जिनकी मौत होती है, वो मेल्स में ज़्यादा पाया गया है। अच्छा। और ऐसे ही जो न्यूरोटिक बीमारियाँ होती हैं, डिसाइकोटिक बीमारियाँ होती हैं, वो फीमेल्स में ज़्यादा पाया गया है। तो अलग अलग वर्ग है अलग अलग बीमारियों के लिए, पर हाँ ज़्यादातर ध्यान जो हमें अगर देना हो तो बचपन से ही शुरू करना चाहिए। जी। जी। तो एक बहुत अहम बात आपने हमें बताया कि बच्चे जो है वो बहुत नाजुक होते हैं और उनमें मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, जबकि जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर बात करते हैं हम कहीं ना कहीं बच्चों को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि बड़ों से संबंधित कोई बीमारी या समस्या है। तो ऐसे में अब हम आपसे बच्चों के बारे में विशेषकर समझना चाहेंगे कि इनको अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आज के समय में किस तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं? आजकल तो संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा मैंने कहा कि बचपन से ही पढ़ाई का, कंपटीशन का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, सेलिब्रिटी और ये सब, इनके आदतें देखकर लोग फॉलो करते हैं, जो ट्रेंड वगैरह होता है, तो उसमें गलत आदतें सीखने का बहुत जल्दी आसानी से लोग उस पे चल पड़ते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। और तो बचपन में ये ज़रूरी है कि हम बच्चों पे ध्यान दें कि माता पिता से ज़्यादा उनके दोस्त बन के रहें, ताकि हम उनको सही तरीके से गाइड कर पाएँ। जब हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, तो बच्चे अधिकतर गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं कि ताकि उनको स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस से बचने के लिए वो इधर उधर चले जाते हैं, या गलत संगति में पड़ जाते हैं, या गलत आदतें पाल लेते हैं।
तो इसलिए बच्चों में तो ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। जी। तो ऐसे जैसे आपने कहा कि जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें वैसे ही बहुत तरह की परिवर्तन होने लगती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। तो ऐसे समय में इन बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की कितनी ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे आइडेंटिटी क्राइसिस वाला टाइम होता है, जब बच्चे को अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी होती है, प्लस हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है। तो जैसा मैंने कहा, इस समय बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है एक दोस्त की तरह अपने बच्चों से बातचीत करें, खुल के बातचीत करें, तो वो भी एक सेफ़ एनवायरनमेंट फ़ील करेंगे कि आपसे शेयर कर सकें जो भी उनको नीचे, क्योंकि हर कोई इस फेज़ से गुज़रा होता है। तो अगर आप ये समझाएं उनको कि हम भी ये फेज़ देख चुके हैं, हमको समझ आ रहा है क्या है, तो बजाय इसके कि हम डांटें कि ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, अभी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, उसके बजाय बैठ के हम अगर थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा समझाएं, और बच्चों के लिए भी मतलब जैसे रोल मॉडल बनने की कोशिश करें, मतलब क्योंकि वो लर्न करते हैं आपको देख के। तो आप जो कर रहे हैं, आप जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप अपने आप को भी सही रखेंगे तो ही बच्चे कई बार बात करने से ज़्यादा आपको देख के सीखते हैं। तो वो एक बच्चे आप लाए हैं इस जीवन में, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको निभानी पड़ेगी। तो वो बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप एक रोल मॉडल का काम करें। अच्छा जी। तो डॉक्टर प्रियंका, इसके बाद हम जानना चाहेंगे, जो लेट 20s की बात करें या जो वर्किंग क्लास होती है, उनमें हमें किस तरह की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है? उनमें अधिकतर वही स्ट्रेस, बर्नआउट होता है, क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है, और वर्क लाइफ और बैलेंस जो है वो गड़बड़ होता है, जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस लोग नहीं बना पाते। तो बर्नआउट बहुत कॉमन होता है वर्किंग क्लास में ख़ास तौर पे। फिर एडजस्टमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, कहीं नई जगह पे गए, नए लोगों के बीच में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उससे भी स्ट्रेस होता है। तो इस तरह के देखे गए हैं वर्किंग क्लास में ज़्यादातर। जी। तो यहाँ आपने एक बात कही कि जो वर्किंग क्लास होते हैं या कहे हम लेट 20s के लोग होते हैं, इनमें वर्क लाइफ को संतुलित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे कुछ टिप्स आदि आप दे सके तो, कि हम कैसे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को संतुलन में रख सकें। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, और ज़रूर बिल्कुल आपके काम पे निर्भर करता है कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है सोसाइटी की तरफ, देश की तरफ। तो काम सिंसेरिटी से करें, मगर आप अपने आप को ठीक से स्वस्थ रख पाएंगे, अपना ख्याल रख पाएंगे, तभी काम भी बेहतर कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है हर तरह से। अगर आप काम में ही लगे हुए हैं तो आप किसी दिन बीमार पड़ जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा, आप वो प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं रहेगी। तो ये बात समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि आप अपने आप को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। दूसरा, प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि मल्टीटास्किंग, आजकल हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हैं कि इतना सारा काम हो जा रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ये, उसमें भी कई ऐसे आते हैं कि जो आज करना ही करना है, इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, फिर जो है इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, हम बाद में कर सकते हैं। ऐसे करके कैटेगराइज करके अगर हम बांटें तो हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है। और जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है, लिखने में बहुत, जो हम आप नोट डाउन कर देते हैं, जब लिस्ट बना लेते हैं, वो हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करता है। और फिर उसी तरह जब पर्सनल लाइफ आप घर जाते हो तो काम को वहीं पे छोड़ के जाएं। तो जब घर पे जाएं तो पूरी तरह से रिलैक्स करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, समय बिताएं, अपने लिए कुछ हॉबी के लिए टाइम निकालें, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें। तो इस तरह से बैलेंस बनाया जा सकता है। जी। तो डॉक्टर प्रियंका, हमने कई वर्गों के विषय में हमने एक्सक्लूसिवली बात कर ली कि छोटे बच्चे, एडोलेसेंट बच्चे हो गए, वर्किंग क्लास हो गई। अब एक और टॉपिक है जो कि कई बार इग्नोर्ड हो जाता है, नेग्लेक्टेड रहता है, वो है हमारी गर्भवती महिलाएं। उनके गर्भ के दौरान भी उन्हें कई तरह की मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से गुजरनी पड़ती है, जिसे अक्सर परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं, शायद जागरूकता की कमी होती है। तो ऐसे में परिवार जन जो है ऐसी महिलाओं को किस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, उन्हें इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं?
सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि ये एक मुश्किल समय होता है। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बॉडी में काफ़ी, उसकी वजह से बहुत इमोशनल हो जाती हैं महिलाएं इस समय पे, और ख़ास तौर पे गर्भवती होने के दौरान और बच्चा होने के बाद तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस एक्चुअली में बहुत कॉमन है। तो वो अगर आप जब गर्भवती होती है उस समय पे अगर आप ज़्यादा ध्यान दें, प्यार से रखें, सपोर्ट करें, तो वो डिप्रेशन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं बाद में। तो ज़रूरी है कि पहले आप जानें, फिर आप इस चीज़ को स्वीकार करें, और मतलब हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि वो क्या बोल रही है, कैसे करें, उस पर ना ध्यान दें कि हाँ मतलब उन्हें प्यार की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, अभी इस समय पे इमोशनल हैं, तो उनको सपोर्ट करें उस टाइम पे। जी जी। तो डॉक्टर प्रियंका, इस चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, तो उससे पहले दर्शक एक छोटा सा अंतराल ले लेते, उसके बाद हम वापस इस चर्चा को जारी रखेंगे। Join with Doordarshan Bodhgaya Kendra to experience the breathtaking performance by the Sukhoi 30 MKI and the pilots. My only urge to all the young girls who want to become a fighter pilot is to just focus on your aim. It will give you a chance to fly this beautiful machine as well as serve the nation. स्काई वॉरियर्स, ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं कल मंगलवार 10 अक्टूबर को शाम 5 बजे। द्वीप विकास और प्रशासन, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राजस्व विभाग के सचिव डॉक्टर सतेंद्र सिंह दुर्सावत IAS से। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे राजस्व विभाग द्वारा की जा रही विकासात्मक गतिविधियों के बारे में। जो भी जमीन होती है उसका एक पट्टा बनाया जाता है, एक लैंड रिकॉर्ड होता है जिसको खसरा खर्द कहा जाता है। तो जब भी आपको किसी ज़मीन के बारे में जानकारी लेनी हो तो सबसे पहले आप लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसका खसरा नंबर देखें और उसके बारे में देखें कि वो ज़मीन रेवेन्यू विभाग की है कि फॉरेस्ट विभाग की है। यस सर। इसके अलावा जो फॉरेस्ट की जो मुख्य गांव वगैरह हैं या डीम्ड फॉरेस्ट हैं उनकी लिस्ट भी एक बनी हुई है। अच्छा। तो अगर किसी को ऐसी जानकारी लेनी है तो वो जानकारी DC ऑफिस में अवेलेबल होती है। उसके अलावा आप ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो उससे आप ये देख लें कि कौन सी जमीन रेवेन्यू है या कौन सी फॉरेस्ट है। समय रहेगा मंगलवार 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे। तो दर्शकों, अंतराल के बाद डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि मानव जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का कैसा महत्व होता है। तो अगर आपको आज के इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो डॉक्टर प्रियंका, अंतराल में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि गर्भवती महिलाओं में किस तरह की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके बाद मैं एक और वर्ग में आना चाहूँगी जिसके बारे में आपने भी कहा है कि वो बहुत जल्दी उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है, वो है हमारे बुजुर्ग। और ऐसा देखा गया है कि अब पूरे दुनिया में जितने भी बुजुर्ग हैं उनमें जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बुजुर्ग वाला जो एज होती है ना, उस टाइम पे आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रहते। तो एक तो आपको लगता है कि आप पहले जैसे आप में ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है काम कर पाने की, कमा पाने की, तो आपको एक वो फीलिंग आती है कि आप दूसरों पे निर्भर हैं। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच आता है लाइफ में। दूसरा ये पाया गया है कि जागरूकता तो है ही नहीं। मतलब जैसा मैंने कहा कि लोगों को लगता है हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो बूढ़े हैं तो ये ऐसे ही बिहेव करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। बुजुर्ग लोगों में कम से कम 90% ट्रीटमेंट गैप है। ट्रीटमेंट गैप यानी जितने बुजुर्ग हमारे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनमें से 90% को इलाज नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो इस समय पे एक तो उनका सेल्फ एस्टीम कम होता है, उनको ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट की बात की एज होती है तो उनको लगता है उनकी लाइफ का पर्पस ख़त्म हो गया है, तो और थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच आता है। प्लस कई घर में ऐसे देखे गए हैं, आपने भी सुना होगा कि मतलब लोग उनको बोझ समझने लगते हैं तो मारते हैं, पीटते हैं, फिजिकल अब्यूज़ करते हैं। कई जगह पे सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है बुजुर्ग लोगों के साथ, और निगलेक्ट होता है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनको पड़े रहने दिया जाता है। तो बहुत तरह के उन पे
ऐसे प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। तो मानसिक रूप से बच्चों के बाद अगर कोई वर्ग अगर कहें जो बहुत ज़्यादा महत्व है जिसका मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वो बुज़ुर्ग लोगों में है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम शुरू से ही जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम से ही उसका पर्सनालिटी, उसके सिस्टम ऐसा बनाए, उसकी सोच ऐसे बनाए कि वो आत्मनिर्भर हो, कि बुज़ुर्ग होने के बाद भी जैसे कुछ हैं जो लोग जिनमें इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना कुछ काम बना लेते हैं, कुछ ढूंढ लेते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, कुछ दूसरों की मदद करने लगते हैं, तो उससे भी खुशी मिलती है। तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इससे डील कर रहे हैं। जी। तो दर्शकों, मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगी कि हमारा लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो अगर आपको हमसे कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे आपने कहा कि बुज़ुर्ग जो है कई बार उनके साथ शोषण भी होने लगता है, तो ऐसे में वो खुद को इस स्थिति से कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई प्रावधान है? जी, सरकार अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कदम उठा रही है कि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य को लेके और इम्प्रूवमेंट आए। तो कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, सुसाइड के लिए अलग होंगे, हर किसी के लिए वो भी होते हैं। प्लस अभी हाल में शुरू किया है 1 साल पहले टेलीमानस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका हेल्पलाइन नंबर है 14416। तो उसमें क्या है, वो हर किसी को मानसिक स्वास्थ्य का केयर मिल सके, इसके लिए ये बनाया गया है। ख़ास तौर पे उन जगहों के लिए जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ख़राब है, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो इस नंबर पे वो फ़ोन करके फिर उनको कॉल बैक किया जाता है, फिर उनको असेस किया जाता है क्या दिक्कत, आप किसी भी रूप की जो आपकी मानसिक समस्या है वो आप शेयर कर सकते हैं। फिर वो जिन इंसान से आपकी बात होगी वो डिसाइड करेंगे अगर आपको ज़रूरत है आगे और इलाज की, तो एक्सपर्ट के पास आपको रेफ़र करते हैं, फिर उनके साथ आपका कंसल्टेशन चलता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हाल ही में शुरू हुआ है, और ऐसे कई सारे कदम ले रही है सरकार। एक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उसके तहत ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। फिर जैसे उम्मीद एक प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद जो है स्कूल के बच्चों में, ख़ास तौर पे सुसाइड बहुत ज़्यादा देखा गया आजकल, बिल्कुल कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं तो सुसाइड कर ले रहे हैं। ये बहुत ही एक गलत ट्रेंड चला हुआ है। मतलब लाइफ की वैल्यू और छोटे से छोटे स्ट्रेस को हैंडल करने की जो क्षमता है वो नहीं हो पा रही है। इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है कि एक एग्ज़ाम में फ़ेल होने के कारण बच्चा सुसाइड कर ले रहा है, या किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, या रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो गए। बड़े यंग एज में लोग कर रहे हैं, और देखा देखी और बढ़ रहा है कि मतलब किसी और का सुना कि इसने कर लिया तो फिर सुन के और मोटिवेशन मिलती है, और ईजी तरीका मिलता है, आसान तरीका मिलता है। लोग ये समझना ज़रूरी है ऐसे में कि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग सुसाइड की कोशिश करते हैं वो लोग हेल्प नहीं चाहते। कई तरह से अगर वो खुद से ना भी बोलें तो आसपास के लोगों को कई तरह से समझ आ जाता है। कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हाँ इनमें कुछ डिप्रेस्ड हैं या कुछ सोच रहे हैं, परेशान हैं, तो आप हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद ऐसा ही एक कदम उठाया गया है जो स्कूल में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करके उसको बनाया गया है कि स्कूल के बच्चों में सुसाइड कम हो, उस तरह का कुछ सेटअप हो। फिर कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, आत्मीयता, मानस, ई मानस, कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं सरकार ने जिनके तहत आप हेल्प सीख कर सकते हैं। जी, तो ये जो आपने टेलीमानस के योजना के बारे में हमें बताया, तो क्या ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए उपलब्ध है या किसी भी आयु वर्ग के लोग इसकी सलाह ले सकते हैं? किसी भी आयु वर्ग के लिए है ये। कोई भी व्यक्ति इसमें हेल्प ले सकता है। जब भी ज़रा सा भी कुछ लगे कि हेल्प मतलब की ज़रूरत है, कुछ शेयर करना है, परेशान हो रहे हैं, कोई आसपास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई लोग नहीं हैं, तो थोड़ी सी भी कोई भी मानसिक रूप की परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जी।
तो डॉक्टर प्रियंका, इतने देर से हम इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं और हमने काफ़ी हद तक समझा कि आज हर कोई इंसान किसी ना किसी तरह के मानसिक तनाव से जूझ रहा है। तो ऐसे में इसे कम करने के लिए क्या किसी तरह की इलाज उपलब्ध है? इलाज है। इलाज से पहले बचाव एक बहुत अच्छा तरीका है। जी। तो जैसे सबसे पहले तो पहचान पाना कि आपको आप पे ये भारी पड़ रहा है, ये तनाव भारी पड़ रहा है आप पे। तो पहचानने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, बार बार भूल के कुछ सामान रख के भूल गए, या नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, बार बार भूल जाना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते और बहुत लंबे समय से स्ट्रेस होता है, तो उनके रूप शारीरिक रूप में भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगती हैं कि बदन में दर्द हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है, बहुत सारी जांच करा रहे हैं पर डॉक्टर को भी कोई उसका कारण नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं कि वो दर्द हो नहीं रहा, वो इंसान जो महसूस कर रहा है वो होता है वाकई में, बट क्योंकि वो तनाव से सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे तो वो ऐसे मैनिफेस्ट कर देता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको तनाव हो रहा है और आपको मदद की ज़रूरत है, और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब समझना ज़रूरी है। फिर अपना, जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, कोपिंग मैकेनिज्म, कि जब आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस आए या कुछ बुरी चीज़ हो, बुरा अनुभव हो, तो उससे कोप करने के लिए पहले से आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे रिलैक्सेशन के लिए आपने डीप ब्रीदिंग कर ली, या मेडिटेशन शुरू किया, या माइंडफुलनेस एक चीज़ आई है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना। मतलब क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस इसीलिए आता है, जो हम बीत गया है उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं, या आने वाले को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या होगा, और ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। पर ये बात हमने इतनी बार सुनी है, फिर भी हम इस पे ध्यान नहीं दे पाते, हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाते हैं। तो माइंडफुलनेस एक बहुत ही बड़ा कदम है जिसके द्वारा हम इस चीज़ को बहुत हद तक रोक सकते हैं। फिर होता है कि एक्सरसाइज करने से एक तो आपका फिजिकल स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, प्लस बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको एक अच्छा फील कराते हैं। एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस बहुत कम होता है। फिर ये ज़रूरी है कि आप कोई हॉबी पाल लें। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में या काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको और कुछ में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, जबकि बहुत कुछ है। म्यूज़िक हो गया, किताब पढ़ना हो गया, कोई मूवी देख ली, कहीं नेचर में चले गए, वॉक कर लिया, या ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। तो कोई एक हॉबी बनाए, पेंटिंग बनाए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी क्या हॉबी, आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप ट्राई करें, एक्सप्लोर करें। कुछ पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो दूसरा ट्राई करें। डांस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हॉबी बनाना बहुत ज़रूरी है कि वो आपका मेंटल बैलेंस बनाए रखता है। फिर सबसे ज़रूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, क्योंकि कई लोग घबराहट में क्या करते हैं कि कोई मुसीबत आई तो बैठ गए, अरे ये क्या हो गया, इसका अब हम क्या करें, ये मेरे साथ क्यों हो गया। मतलब उसमें इतना समय चला जाता है कि आप एनर्जी भी अपना गवाते हैं, टाइम गवाते हैं, और वो एक लूप सा बनता जाता है, आप उससे निकल नहीं पाते। उसके बजाय ये समझना कि अब जो हो गया वो सामने है, अब इसका हम क्या कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बदल सकते हैं तो अच्छी बात है, बदलिए, नहीं बदल सकते तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। फिर होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आज मल्टीटास्किंग का बहुत ज़माना आ गया है। हर कोई बहुत सारे कामों में उलझा रहता है, घर, परिवार, काम। तो प्रायोरिटाइज करना, टाइम मैनेजमेंट करना। फिर ये ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि आप सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम बता पा रहे हैं। कई बार होता है कि हम चुप रहते हैं, हमें बोलना अच्छा नहीं लगता, और हम चाहते हैं कि सामने वाला अपने आप समझ जाए, बट सामने वाला किस स्थिति में है, कितना बिजी है, कितना व्यस्त है, नहीं ध्यान जा पाता, कई लोगों को नहीं स्ट्राइक करता। तो हम आगे बढ़ के खुद से सीधे सीधे शब्दों में बोलें कि हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें मदद की ज़रूरत है, उस तरह से। फिर सबसे बड़ा कि जो नशे का सेवन ना करें। जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनमें देखा गया है कि मानसिक रूप से जो बाकी बीमारियां हैं वो होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
तो ये कई सारे तरीके हैं जिनसे हम तनाव से बच सकते हैं और अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। तो कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो करने से ये हार्मोन्स बढ़ते हैं, जैसे एक्सरसाइज किया या कोई काम कंप्लीट किया या खुद को छोटी छोटी अपनी उपलब्धियां हैं उनको सेलिब्रेट किया, तो उससे डोपामीन बनता है ज़्यादा। फिर जैसे अपने करीबी लोगों को आपने हग किया या किसी छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं या किसी डॉग के साथ खेल रहे हैं या अपने किसी साथी का हाथ पकड़ रहे हैं, तो उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। फिर एंडोर्फिन है, एंडोर्फिन जो है एक्सरसाइज करने से रिलीज़ होता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। आपका डाइट भी, आप क्या खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ खा रहे हैं तो ये सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उससे सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। कई जगह देखा गया है कि जिन देशों में सूरज बहुत महीनों तक नहीं निकलता, ज़्यादातर अंधेरा रहता है, वहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सूरज की रोशनी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सूरज की रोशनी पे ज़्यादा समय जाएं, नेचर में ज़्यादा वक्त बिताएं तो सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। और डार्क चॉकलेट तो वैसे ही कहा जाता है ना, मूड ख़राब होता है तो चॉकलेट खा लो, तो डार्क चॉकलेट से एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, हंसने से। तो ये कई तरीके हैं जिनसे हम ये हैप्पी हार्मोन्स भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब है हमारे लिए, इसके लिए कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ध्यान नहीं देते, हम करना नहीं चाहते। जी। तो काफ़ी चीज़ें आपने हमें बताई, काफ़ी जानकारियाँ दी कि हम किस तरह से खुद अपनी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं और साथ ही हम किस तरह से अपने तनाव को भी कंट्रोल में रख सकते हैं, उससे बचा सकते हैं खुद को। और जैसे आपने कहा था कि कई बार हम चुप से बैठ जाते हैं कि सामने वाला हमारी परेशानी को समझेगा, वो आकर हमसे बात करेगा। तो ऐसे में जो है कई बार लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं और वो अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को सामने आकर खुलकर बात करना, मदद मांगना, अपने दिल को हल्का करना कितना आवश्यक हो जाता है? बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा चैलेंज इसीलिए है आज तक भी कि कई लोग जो बीमारी से जूझ रहे हैं वो बोल ही नहीं पाते हैं, वो अपना चुपचाप सफ़र करते हैं अपने में, क्योंकि उनको एक तो उनके अंदर की खुद की झिझक भी होती है, प्लस हम जो आसपास के लोग हैं हम भी इतना सेफ एनवायरनमेंट उनको नहीं देते कि वो खुल के हमसे बात कर सकें या मदद मांग सकें। तो जो लोग पीड़ित हैं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो खुद से इस चीज़ को समझें कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये कई लोगों के साथ होता है, करोड़ों लोग हैं दुनिया में जिनके साथ ये हो रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य जैसा है। आपको जब बुखार आता है, खांसी होती है, हाथ पांव टूट जाता है, तो आप जाते हो जैसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए, बिल्कुल उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य कई बार चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। फिर हम ख़ास तौर पे बहुत पढ़े लिखे लोगों की ये दिक्कत होती है कि हम इंटेलेक्चुअलाइज या रैशनलाइज करने लगते हैं कि अच्छा अभी मेरा मूड ख़राब है, अभी ये हो गया है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े समय में ठीक कर लूँगा, मैंने आज इससे बात कर ली, इसने कुछ समझा दिया, मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, जो भी है तो ठीक हो जाएगा। बट वो ठीक कब तक नहीं होता है हमें पता नहीं लगता, हम वो खींचते चले जाते हैं और वो हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करने लगता है। धीरे धीरे वो हमारी पर्सनालिटी को बदल देता है, हमारे काम पे इफ़ेक्ट करने लगता है। तो इसलिए हम वो चीज़ें ना करके, मतलब अपनी कोशिश बिल्कुल बराबर रखनी चाहिए, पर ये जानना ज़रूरी है कि समय पे हेल्प लें। तो ये तो जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए। फिर जो लोग आसपास के लोग हैं वो ऐसा करें कि मतलब कि सामने वाला खुल के हमसे शेयर कर पाए, हम उनको जज ना करें, हम उनको ऐसा सेफ फील कराएं कि हाँ आप शेयर कर सकते हो। कई बार होता है कि रिलेटेबल स्टोरीज बताएं कि अच्छा हाँ एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तब हमने ये किया, हमको ये फ़र्क पड़ा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ जो हो रहा है, ये बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ। ये रिलेट कर पाना, इससे जो सामने वाला है और कंफर्टेबल फील करेगा आपके साथ शेयर करने में। तो इस तरह से हम इस चीज़ पे कोप अप कर सकते हैं। जी।
तो डॉक्टर प्रियंका, अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो वहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि लोग थेरेपी लेते हैं या साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं। तो ये लोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? इनका तो सबसे बड़ा रोल होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूजुअली काउंसलिंग थेरेपी करते हैं और साइकेट्रिस्ट भी वो करते हैं, प्लस दवाइयों के द्वारा हमारी जो बीमारियां हैं उनको ठीक करते हैं, उनमें मदद करते हैं। तो पर ये जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि पहले तो खुद आइडेंटिफाई करना कि आपको मदद की ज़रूरत है, फिर आसपास के लोगों को आइडेंटिफाई करना कि हाँ इससे मदद की ज़रूरत है और फिर उनको सही सोर्स तक पहुंचाना। फिर कई डॉक्टर्स भी होते हैं, जैसे हाँ जो बाकी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, अब कोई लंबी बीमारी हुई, जैसे कोई कैंसर हुआ किसी को, या किसी को HIV डायग्नोस हुआ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है पेशेंट के लिए, जिससे वो डील नहीं कर पाते कई लोग। तो हम दवाइयाँ लिख देते हैं, इलाज बता देते हैं, पर हमारा ध्यान इस चीज़ पे जाता ही नहीं कि वो मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर डाल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको मानसिक स्वास्थ्य से भी लिंक करें। ये बाकी डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के चिकित्सक के पास उनको भेजें कि उनकी जांच हो कि इनको क्या मदद की ज़रूरत है या नहीं, फिर वो उनको एसेस करके उनका इलाज वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को पहचानें और उनको सही जगह पे पहुँचाएँ। जी जी। तो डॉक्टर, हमने इतने सारे बातें करी, इतनी चीज़ें जाने कि जब मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता है तो किस तरह के लक्षण होती है, किस तरह की बिहेवियर्स देखने को मिलती है। अब हम समझना चाहेंगे कि जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उनमें किस तरह की चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं। जी, जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उनमें आप देखेंगे कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको अपने में एक संतुष्टि रहती है, उनमें इनसिक्योरिटी नहीं होती है और संतुष्टि इतनी रहती है। और ऐसा नहीं कि उनमें कोई फॉल्ट्स नहीं होते, पर वो अपनी कमी जो है उसको स्वीकारते हैं, उनको मतलब स्वीकार के कि हाँ हमें ये कमी है, हम इस पे काम कर सकते हैं। वो जिम्मेदारियां लेने से नहीं कतराते, जिम्मेदारी अपनी लेते हैं, निभाते भी हैं। और उनकी काफ़ी जैसे लंबे समय तक दोस्ती बनी रहती है, रिश्ते अच्छे बनते हैं, सेटिस्फाइंग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस बनते हैं जो समय पे काम आए। और वो दूसरों की मदद करने में भी हिचकिचाते नहीं, उनको अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। सोशल जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो अच्छा होता है। तो ऐसे कई सारे जो मानसिक रूप से जो लोग स्वस्थ रहते हैं उनकी पर्सनालिटी नॉर्मल ऐसे होती है। जी। तो अब मैं कुछ चीज़ें हमारे द्वीपों के बारे में जानना चाहूँगी। तो जैसे आपने कहा कि हमारे द्वीपों में आज कितने लोग मानसिक स्वास्थ्य से की समस्या से पीड़ित है, इसके विषय में अभी भी नंबर्स हमें नहीं पता है, मगर क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे द्वीपवासी इस चीज़ को लेकर कितने जागरूक है, कितने ओपन है और वो मदद के लिए सामने आ रहा है, ऐसा कितने ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? अभी तो थोड़ा बहुत मतलब सुधार शुरू हुआ है ये कह सकते हैं, पर जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। तो एक तो छोटी जगह है स्टिग्मा की वजह से, प्लस मुख्य कारण ये लगता है कि जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग, छोटी जगह है तो रिपोर्टिंग ज़्यादा इजीली होती है, हमें पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे इसने सुसाइड किया। बाकी जगहों पे रिपोर्टिंग नहीं होती। जो भी आंकड़े आपको जितने भी मिले हैं, ऐसा नहीं कि वो सही नंबर दर्शा रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ वैसे ही अपने आप में एक उससे कलंक से जुड़ा हुआ है, तो रिपोर्टिंग वैसे ही बहुत आधी अधूरी होती है। तो उसके बाद जो नंबर बताते हैं वो भी बहुत कम होता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि सुसाइड रेट यहाँ पे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि छोटी जगह है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो जो भी होता है वो पता लग जाता है, तो रिपोर्टिंग ज़्यादा बेहतर हो रही है। फिर यहाँ पे नशा जो है, नशा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है।
पहले तो हमारा ध्यान सिर्फ शराब और सिगरेट और तंबाकू इसमें ही रहता था, जी। बट आजकल शराब और सिगरेट जो है ये चाय कॉफ़ी की तरह हो गया है। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के ड्रग्स आने लग गए हैं, और दुख की बात ये है कि जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, उनमें बहुत ज़्यादा ये पाया जाने लगा है। तो ये हो गया है कि जैसे एक ट्रेंड होता है आजकल, हर चीज़ का ट्रेंड सेट करते हैं लोग, तो इसको बड़ा कूल माना जाता है कि अरे तुमने ये भी नहीं ट्राई किया, तुमने वो भी नहीं ट्राई किया। तो कई लोग जो नहीं भी करना चाहते हैं वो पीयर प्रेशर में आके कर लेते हैं। फिर जो लॉबी होती है, पैसा कमाने के लिए ड्रग्स बेचना है उन्हें, तो वो ऐसे लोगों को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत आसानी से फंस जाएंगे, क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं होती, और उनको उनके अंदर वो एक्सपेरिमेंटल फेज़ आता है ना, वो ग्रोथ के टाइम पे एक्सपेरिमेंट करने का, और उनको लगता है अब जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी हैं, मीडिया में हैं, सिगरेट पी रहे हैं स्टाइल से, तो उनको भी मन करता है अरे वाह हम भी करें। तो उनको ये चीज़ जानते हुए भी कि ये सिर्फ और सिर्फ हानि कर रहा है, बट वो, और फिर एक बार शुरू करते हैं तो वो आदत कब बन जाती है पता नहीं लगता। तो शराब तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। मतलब कई लोग जो हैं, यंग लोग यहाँ पे देखा गया है, जो सिरोसिस होता है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है, जो शराब कई सालों तक पीते रहे उनमें होती है। पर अंडमान में मतलब मैंने खुद देखा है, जो 17, 18, 19 साल के बच्चे भी सिरोसिस से मर रहे हैं। तो ये यहाँ, और एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं इसकी वजह से। तो वीड हो गया, और मैथ, और पता नहीं क्या क्या, कई सारे ड्रग्स आ गए हैं जो कॉलेज में सर्कुलेट भी हो रहे हैं, और इनका हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें जागरूकता बढ़ाएं। सब्सटेंस अब्यूज़ को लेके हमें बहुत कदम उठाना चाहिए। जी। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य की जो अवस्था है, और वो उसके साथ हमारा जो सब्सटेंस अब्यूज़ के जो केसेस आ रहे हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे द्वीपों में आपके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी काफ़ी एक्टिव हैं, हमारे डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट्स हैं। अभी कल जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आ रहा है, तो उसके तहत भी कई सारे इवेंट्स प्लान किए हैं, जैसे पोस्टर कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन वगैरह। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के कि भागीदारी और भी स्कूल्स, कॉलेजेस के बच्चों ने की है, मगर गिनती बहुत कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे लोग और जागरूक हों इसके बारे में, शायद अगले साल और बच्चे भाग लें इन प्रतियोगिताओं में। तो ये सब काम किए जा रहे हैं। फिर टेलीमानस भी हमारे यहाँ पे भी शुरू हो गया है। फिर स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर खोला गया है कि जो स्टूडेंट्स को चैलेंजेस होते हैं आपसी रिश्तों में, पढ़ाई को लेके जो स्ट्रेस होता है, या नशा लेके, तो उसमें भी ये हेल्प करे। फिर सरकार की एक और स्कीम है, नशा मुक्त अभियान, जिसके तहत कई जगह पे आइडेंटिफाई किया गया है कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें नशे का सेवन सबसे ज़्यादा होता है। तो उन जगह पे कैसे हम इसको हटाएं। फिर योगा पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है ज़ोर शोर से, और कई बार उस पर रीइंफोर्स किया जाता है कि योगा करें तो उससे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और लोकल लेवल पे भी हम इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो एक और सवाल मैं आपसे उसकी जवाब चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले हमें खुद स्वस्थ रहना ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें इस मानसिक समस्या की, जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो इसमें खुद की अच्छी मेंटल हेल्थ इंश्योर करना कितना ज़रूरी है, और हम वो कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने। खुद को सही रखेंगे तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करना, अपनी लिमिट पता होना, तो और जैसे मैंने कहा, कोपिंग मैकेनिज़म्स बनाना, अपनी हॉबीज़ बनाना, कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जो आपको अच्छा लगता है करना, जिससे आपका मन अच्छा रहता है। फिर बहुत ज़रूरी होता है एक अपना इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाना, या पता होना कि हमारे इमोशनल सपोर्ट सिस्टम में कौन लोग हैं। हमारे घर के लोग हो गए, या हमारे आसपास के करीबी दोस्त हो गए, जिनके पास हम मदद के लिए जा सकते हैं, कोई हमें तकलीफ़ होती है तो। और सबसे
बड़ी बात कि समय पे जब हमें लगे कि हमारे दिनचर्या में फ़र्क आ रहा है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती जा रही है, तो ये रियलाइज़ करना कि हमें मदद की ज़रूरत है, तो हम समय पे ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए जाएं। तो इस तरीके से हम अपना मानसिक स्वास्थ्य सही रख सकते हैं। जी। जी। तो डॉक्टर प्रियंका, अंत में हम आपसे हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश चाहेंगे। जी, मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए जागरूकता रखें, पहचानें कि आप में अगर कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो हिचकिचाएं ना, और अपने आसपास के लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने। मतलब अगर आप मेंटल हेल्थ सीख कर रहे हैं तो आप खुल के सामने आए, ताकि आपको देखकर और लोग भी मोटिवेट हों, और आप इस तरह का माहौल बनाएं, सेफ माहौल अपने लोगों के लिए, कि आप उनकी मदद कर पाएँ, वो आपसे शेयर कर पाएँ, और वो जी। तो डॉक्टर प्रियंका, आज आप हमारे बीच आई, आपने इस अहम विषय पर हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सारी जानकारियों से आप लाभान्वित हुए होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जाने से पहले आपको एक और बार बता दूं कि अब दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर टीवी के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव है। हमारा सोशल मीडिया एक्स हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। इसी के साथ साथ आप हमारे पते पर हमें संपर्क